हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। हमने सर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया, तो जो तीसरा आता है ना वो आता है रेजोनेंस। और रेजोनेंस सबसे भयंकर होता है, मतलब जो ये हमने दो इफेक्ट पढ़े हैं ना पहले, उन पे भारी पड़ जाता है रेजोनेंस। तो मैं रेजोनेंस की आपको इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा, इतने कंसेप्चुअल जुगाड्स बताऊंगा कि कहीं पे भी आपको रेजोनेंस में दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है और आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराऊंगा कि आपका पूरा डर ही खत्म हो जाएगा और आप पूरा क्लियर हो जाओगे माइंडसेट के साथ कि अगर नीट 2025 में रेजोनेंस से कोई क्वेश्चन आया तो उसको मैं 100% मार के आने वाला हूं। बाकी ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ रेजोनेंस, और ये मैंने हेडिंग डाल दी सर रेजोनेंस, ये मैंने हेडिंग डाल दी रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस का चैप्टर मैं स्टार्ट करूं, बस 2 मिनट आपका लूंगा। आपको एक कॉमन चीजें, आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, ठीक है, जो आपको यूज आएगी। ठीक है, अब देख सीख, तो देख एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना दिया। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना दिया, और एक बना दिया मैंने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब ध्यान से देख, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना, तो जो ये सिंगल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। ठीक है, जो डबल बॉन्ड होता है अपना उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 120 पिकोमीटर। तो मैं एक बात बोल दूं क्या, कि जैसे जैसे मैं सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जा रहा हूं बॉन्ड लेंथ घटती जा रही है। ठीक है सर, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं मतलब ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जा रहा हूं, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, घट रही है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, घट रही है। समझ में आ गया? मतलब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, और एक और होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है। अब मेरे भाई कॉमन सेंस से सोच कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। कॉमन सेंस की बात है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी सर, ट्रिपल बॉन्ड की होगी। वो सबसे कम किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की होगी। ठीक है, तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करूं, इनका बॉन्ड एनर्जी को, तो नीचे जाने पर जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां से ये भी पता लगता है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है और जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेशन रखते हैं। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ये बात आपको पहले से पता होगी वैसे तो, पर अगर किसी को पता नहीं है तो उसको पता लग गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब देख कुछ मैं आपको सिंबल बता देता हूँ जो आपको पूरी केमिस्ट्री में यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था ना, ये 3-4 दिन पहले लेक्चर जब स्टार्ट कराया था, तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको होमोलाइटिक फिशन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको ऐसा वाला साइन बताया था, यूं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गया, और इस साइन को बोलते हैं अपन फिश हुक, और ये अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, फिर जब मैंने आपको हेटेरोलाइटिक फिजन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने कंप्लीट बताया था, कंप्लीट एरो बनाया था। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर ऐसा साइन बनता है, इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो वहां पर ऐसा साइन बनता है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट का साइन है, ये डाइपोल मोमेंट का। और ये साइन सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि देख जो यहाँ पे साइन यूज होने वाला है वो ऐसा साइन यूज होने वाला है, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का साइन होता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का साइन। ये साइन बताता है कि रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, ये किसका साइन होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होता है। दूसरी बात पता होनी चाहिए कि बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये बातें आपको समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये अपने हेडिंग डाली
रेजोनेंस। ठीक है सर, डाल दी। अब देख, जब मैं आपको ये इफेक्ट स्टार्ट कराया था ना, आपको इंडक्टिव इफेक्ट जब मैंने आपको स्टार्ट कराया था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 इफेक्ट हमको पढ़ने हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो उनकी उनमें से जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया सर? हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया हमने, यस सर पढ़ लिया। अब रेजोनेंस हम आज पढ़ लेंगे, फिर आज थोड़ी देर बाद हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, पर जो पहले के 3 इफेक्ट है ना, वो मैंने आपको बताया था कि वो परमानेंट इफेक्ट होते हैं, और जो लास्ट का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो होता है अपना टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, तो जो पहले के जो 3 है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, ये अपने परमानेंट इफेक्ट होते हैं। तो हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, तो मैं बोल दूं क्या, रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट? बोल दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देख, एक बात ध्यान रखना कि जो ये रेजोनेंस होता है ना, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब कभी यहाँ से वहां चला गया, वहां से वहां चला गया, एक तरफ से, मतलब अपनी जगह बैठ ही नहीं रहा, घूम ही रहा है बस। जो पाई इलेक्ट्रॉन है घूमते रहता है इधर उधर, उसको बोलते हैं अपन डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होता है सर? डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। अब ध्यान से देख मेरे भाई, ध्यान से देख, मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है सर, उसमें या फिर होमोलाइटिक फिजन होगा या हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। ठीक है, अगर होमोलाइटिक फिजन हुआ था तो फ्री रेडिकल बने थे, और हेट्रोलाइटिक फिजन हुआ था तो कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बने थे। ठीक है, तो जो इनका फिजन हुआ था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, वो खुद से तो नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो अटैकिंग रिएजेंट है वो आया था, उसने कराया था फिजन। अब वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर मैंने आपको बताया था कि जो अटैकिंग स्पीसीज होती हैं वो कहाँ पर अटैक करेंगी, कहाँ पर अटैक करेंगी वो, तो वो सब पढ़ने के लिए ही हमको ये जो 4 इफेक्ट हैं ये पढ़ने पड़े। ठीक है, तो ये 4 इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सब हम इसलिए ही पढ़ रहे हैं ताकि हम पता लगा पाए कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो ये अटैकिंग स्पीसीज हैं, ये कहाँ पर अटैक करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, कहाँ पर अटैक करें। ठीक है, अब ध्यान से देख, तो जो ये रेजोनेंस है, यहाँ पर क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इधर उधर। तो एक ऐसी जगह आई जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन बैठ गए। तो जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां पर सबसे ज्यादा हो जाएगी, मतलब वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कहीं पर डेंसिटी बढ़ गई, मतलब वहां पे सारा इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, मतलब वहां पर नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई, मतलब वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ बैठा हुआ, दूर बैठा हुआ कौन? एक अटैकिंग स्पीसीज, अपना इलेक्ट्रोफाइल, जिसकी खोपड़ी में प्लस चार्ज लगा हुआ है, वो देख रहा है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की उस जगह पे नेगेटिव चार्ज आ गया और उसने अटैक कर दिया वहां पे, क्योंकि प्लस वाला माइनस पे तो अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जो अपना अटैकिंग स्पीसीज है वो प्लस है, क्योंकि खोपड़ी में उसका प्लस चार्ज लगा हुआ है। अब वो देख रहा है कि जिस दिन इस कंपाउंड में कहीं पे नेगेटिव चार्ज देखा मैंने, वहीं पे चिपक जाना है। ठीक है, तो वहां पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो मतलब मैंने बोला कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अपना अटैक कर देगा। ठीक है, और मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल बिल्कुल नील हो गई, बहुत कम हो गई, तो वहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा ना। और वहां पर प्लस चार्ज आएगा तो अटैकिंग स्पीसीज कौन सी वहां पे अटैक करेगी? न्यूक्लियोफाइल करेगी अब, क्योंकि माइनस वाली तो न्यूक्लियोफाइल ही होती है। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्लस और माइनस आ रहे हैं ना, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। और ये डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का क्यों हो रहा है? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस में होता है ऐसा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है अब आगे पढ़ेंगे। तो ये लाइन समझ में आ गई आपको। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्टिंग इन प्लस एंड माइनस चार्ज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देख, रेजोनेंस का घर का नाम क्या है? रेजोनेंस का घर का नाम क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट। मतलब रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या है? उसको हम प्यार से बोल सकते हैं सर मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, हालांकि अगर आप हाई लेवल स्टडीज करोगे ना, तो आप देखोगे कि रेजोनेंस अलग है और मीजोमेरिक इफेक्ट अलग है। पर जो हमारा कंपटीशन है, इसमें एनसीईआरटी भी यही मान के चलती है कि ये दोनों इफेक्ट एक ही है। और हमको तो सवाल लगाने से मतलब है, हमको कोई पीएचडी तो नहीं करनी, तो हम यही मान के चलेंगे कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही चीज है। ठीक है, बाकी समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देख, अब कहानी सुन। ये मेरे पास ओजोन है, ये मेरे पास क्या है? ओजोन है। O3 को मतलब बोलते हैं ओजोन। ठीक है, अब ध्यान से देख, इसका स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको बना के। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, एक तरफ डबल बॉन्ड होता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड होता है, और जिस तरफ सिंगल बॉन्ड होता है वहां प्लस माइनस लगाने पड़ते हैं।
ये ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। सर ये याद करना पड़ेगा क्या? अरे मेरे भाई, जब मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वहां पर जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, तो आपको सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल एक एक सेकंड में बना दोगे आप खुद से अपने हाथ से। कोई भी स्ट्रक्चर याद नहीं करना अपने को, ठीक है। हालांकि मैंने अभी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाई है, तो अभी आप ओजोन का स्ट्रक्चर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है ओजोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मतलब ओ और ओ के बीच में एक तरफ तो सिंगल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, और एक तरफ क्या है, ओ के बीच में, ओ और ओ के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, ठीक है सर। तो जिधर सिंगल बॉन्ड है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और जिधर डबल बॉन्ड है उसको मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमको पता है बॉन्ड लेंथ एक्स की ज्यादा होगी कि वाई की। मेरे को पता है कि सर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई। मेरे को पता है सर डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, मैंने बोल दिया सर वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो ये मेरे को अच्छे से पता थी। पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो मैंने पाया कि एक्स की जितनी बॉन्ड लेंथ है उतनी ही वाई की पाई गई, उतनी ही वाई की पाई गई, और एक्स की जितनी बॉन्ड एनर्जी है उतनी ही वाई की पाई गई। ये क्या हो गया सर? चमत्कार हो गया। जनता जानना चाहती है कि ये क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ बराबर कैसे आ गई इनकी, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो तब आया एक कंसेप्ट रेजोनेंस, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने बताया कि ये जो ओजोन तुमने ऐसा बनाया ना, इसको तुम ऐसा भी तो बना सकते थे। तुमने डबल बॉन्ड इधर लगाया, तो डबल बॉन्ड तुम यहां भी तो लगा सकते थे, और यहाँ सिंगल लगा देते, यहाँ प्लस और माइनस लगा देते, ठीक है। तो तुम ऐसा भी तो बना सकते थे, ये भी तो ओजोन ही है, ये भी तो ओजोन ही है, ठीक है। ये भी तो ओजोन ही है, ठीक है। तो देख एक्स, ये एक्स था अपना, ये वाई था। तो एक्स को देख, पहले जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, और मैंने देखा नीचे, अरे ये तो डबल बॉन्ड है। वाई को देख, वाई तो मेरे को डबल बॉन्ड दिख रहा था, अरे ये तो सिंगल बॉन्ड निकला, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मतलब जो मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और उस कंपाउंड में अगर कहीं ना कहीं रेजोनेंस हो रहा है, तो उसमें होगा क्या, जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, मैंने मुंह इधर किया, फिर इधर किया, देखा अरे ये तो डबल बॉन्ड बन गया, फिर इधर देखा अरे ये तो सिंगल बॉन्ड है। मतलब ये फ्लिप करते रहता है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। मतलब ये ना तो सिंगल बॉन्ड है एक तरफ से, और ना ये डबल बॉन्ड है, ये है पार्शियली डबल बॉन्ड। इन दोनों का बीच का है ये भाई, ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, इनका मिक्सचर है ये, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो जो इसका असली स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं अपन रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड वो बना के बताता हूं मैं। तो ये असली में ऐसा है, देखो असली में देखो ये ऐसा है, दोनों तरफ क्या है, ये ऐसे बनाएंगे देख हम, पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड। समझ में आया तुमको, ठीक है। तो ये असली स्ट्रक्चर ऐसा है, और इसको अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये असली स्ट्रक्चर होता है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना ओजोन का, वो ये है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं ये वाले पढ़ते हैं, ये क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो असली स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है ना, वो है ऐसा, ठीक है। इसमें इसमें ना तो कोई परफेक्ट सिंगल बॉन्ड है, ना कोई परफेक्ट डबल बॉन्ड है। इनमें जो है ना, ये पार्ट्स क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है ये, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसको अपन RH से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अब देख, बेंजीन को अपन ऐसे दिखाते हैं ना, बेंजीन को अपन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। बेंजीन को अपन ऐसे दिखाते हैं, पर अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी तो बेंजीन ही है ये। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों क्या अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब यहां देख, ध्यान से देख, जो ये सिंगल बॉन्ड था, अब देख वो डबल बॉन्ड हो गया। जो ये डबल बॉन्ड था, अब वो सिंगल हो गया। मतलब अगर रेजोनेंस हो रहा है ना, तो ना कोई सिंगल बॉन्ड ना कोई डबल बॉन्ड, होते क्या है वो पार्शियली डबल्ड बॉन्ड, ठीक है। तो जो इसका असली का स्ट्रक्चर बनेगा, जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा, वो ऐसा बनता है। और तुमने देखा होगा बेंजीन को बहुत बार ऐसा बनाया रहता है, क्यों बना देते हैं बेंजीन को, तो वो अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है अपना, ठीक है। ये अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड, समझ में आ गया तुमको। अब देखो, मैंने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी, मैंने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी। वहां पर मैंने कमेंट सेक्शन में देखा बच्चों का एक डाउट बहुत कॉमन था
वो डाउट ये था, देखो ये अपना नेपथलीन, ये मैंने ऐसा बना रखा था, एक सेकंड, ये मैंने आपको नेपथलीन ऐसे बढ़ा दिया था, यूं यूं, ठीक है। ये अपना क्या है, नेपथलीन है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या निकालना है अपने को, एरोमेटिसिटी निकालनी थी कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जब दो एक जैसी रिंग दिखें तो किसी एक रिंग को मान लें। तो मैंने आपको ये रिंग बता दी थी कि इस रिंग को मैंने चुन लिया, तो इसमें डबल बॉन्ड को हम 2 मानते थे, तो 3 और 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। तो 6 में अपन क्या बोलते थे, एरोमेटिक बोलते थे, तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो बच्चों ने दिमाग लगाया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हमने मान लो ये वाली रिंग पकड़ ली और इसमें तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एंटी एरोमेटिक हो गया ना, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो सर आपने लेफ्ट वाली ही क्यों पकड़ी, तो इसका रीजन भी रेजोनेंस से ही सॉल्व होगा। अरे मेरे भाई जो तुमको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना मेरे भाई। तो जो तुमको दिख ऐसा रहा है, वो एक्चुअल में अगर तुमको दिखाऊं ना, तो वो ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब तो वो ऐसा है ना एक्चुअल में, यूं। तो अब ये भी तो कैलकुलेट होगा उसके डबल बॉन्ड में, तो यहाँ भी तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना अब। तो 6 हो गए, तो कहीं ना कहीं अपन क्या बोलेंगे, 6 क्या हो गए, 6 हो गए, तो अपन क्या बोलेंगे, इसको एरोमेटिक बोलेंगे। क्यों, जो तुम बीच में सिंगल बॉन्ड लेके चल रहे थे वो डबल बॉन्ड है मेरे भाई, मतलब वो डबल बॉन्ड भी नहीं है। पर जब ये जो बेंजीन है अपना, जब अपने बॉन्ड को ऐसे चेंज करेगा ना, तो वहां पे डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा क्या, तो फिर वो कैलकुलेट करेगा पीछे वाला अपना, तो पीछे वाला भी बेंजीन बन जाएगा और उसमें भी 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने समझाया था आपको, ठीक है। बाकी आपको अगर एटोमेटिसिटी में कभी ऐसे डाउट होगा तो आपको सबसे लेफ्ट वाला ले लेना है, सबसे लेफ्ट वाले को लेके कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देख, तो मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता दिए, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बता दिया, ठीक है। अब देख, जब मैं बॉन्ड लेंथ पढ़ रहा था, जब मैं बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहा था और मेरे पास सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर था और मेरे पास अगर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता ना कि सर ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम कैसे हो गई, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम कैसे हो गई। मेरे पास अगर एक ही स्ट्रक्चर होता, ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, तो हमको पता लग गया अच्छा रेजोनेंस का यहाँ पे खेल चल रहा है, ठीक है। पर अगर ये रेजोनेंस नहीं पता होता हमको, तो हमारा तो दिमाग ही खराब हो जाता। तो रेजोनेंस ने हमको हेल्प करी कि बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट और बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो देख, अ सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट डिटरमाइन प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। रेजोनेंस आया और हमको उसने हेल्प करी कि हमको बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई और बॉन्ड एनर्जी समझ में आ गई, और ये मैंने तुमको कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया है। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है इस पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हमको चाहिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है, ताकि हम ऐसी प्रॉपर्टीज को, कैसी प्रॉपर्टीज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इनको समझ पाए, ठीक है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देख, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं क्या, नहीं, ये क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, हाइपोथेटिकल। जो एक्चुअल होता है ना, उसको तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं उसको। तो जो एक्चुअल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, ये बेंजीन बना हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने 1 2 3 मार्किंग कर दी। 1 और 2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम बोलो या 154 क्या बोलो, पिकोमीटर बोलो, ठीक है। और 2 और 3, ये 2 और ये 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम बोलो या 134 पिकोमीटर बोलो, ठीक है। ये अपने को पता है। बट ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल इन बेंजीन। ये तो रेजोनेंस जब पता नहीं था तब ऐसा था, ठीक है। पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि सारे बॉन्ड्स क्या हैं, बराबर हैं। तो बेंजीन में जितने भी बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सारे के सारे क्या हैं, बराबर है ना, क्योंकि सारे के सारे हैं क्या, पार्सली डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, मेरे बराबर होंगे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ, हर बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.39 एंगस्ट्रॉम, ये पाया गया। मतलब जो पार्सली डबल बॉन्ड होता है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
समझ में आ गया तुमको? ठीक है, मतलब होना क्या चाहिए था, जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी, 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी। जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होनी चाहिए थी, 1 पॉइंट कितनी होनी चाहिए, 34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी। परंतु जब मेरे को देखा मैंने बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा था, तो वहां पे सारे बॉन्ड क्या बन जाएंगे, पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाएंगे। और पार्शियली डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो ध्यान रखना 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब इन दोनों के बीच की, मतलब इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच में आता है ना ये नंबर 1.39। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ये एनसीईआरटी में दे रखा है पूरा, ठीक है। अब एनसीईआरटी बोलती है जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, वो क्या एक्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं, वो तो एक्चुअल नहीं है, वो तो हाइपोथेटिकल है। उनका दूसरा नाम भी होता है, उनका नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट तो वही है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना। और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड कब बना? जब हमने क्या जोड़ दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जोड़ दिया, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हेल्प कर रहे हैं ना, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैंने बोल दिया अपना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ध्यान से देख, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देख, स्टेबिलिटी जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। पर एनर्जी की बात करें, एनर्जी ज्यादा किसमें है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ज्यादा है, और रेजोनेटिंग हाइब्रिड में कम है। हमारा मेन टारगेट तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है ना, मतलब एक्चुअल एक्चुअल जो है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड ही तो है। तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी सर। रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत भयंकर होती है एज कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये समझ में आपको आ गया? ठीक है। अब देख, और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ज्यादा किसकी है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। और रेजोनेटिंग हाइब्रिड की एनर्जी क्या है? कम है। तो जो इनकी एनर्जी के बीच का जो गैप है, जो इसके एनर्जी का बीच का क्या है, डिफरेंस है, किनके एनर्जी के बीच का? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के एनर्जी का जो गैप है उसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फिर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फिर रेजोनेंस एनर्जी। और ये मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको, आप एक बार अपना एनसीईआरटी खोलना और देखना कि मैंने आपको एक एक लाइन समझा दी, ठीक है। अब देख, जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको एक तो प्लस आई बताया था और एक माइनस आई, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर प्लस आर और माइनस आर होता है। और मैंने बताया था आपको रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो प्लस आर को मैं प्लस एम भी बोल सकता हूँ और माइनस आर को मैं माइनस एम भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब देखते हैं प्लस आर कब होगा और माइनस आर कब होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैंने आपके लिए बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट बना रखे हैं। देख, बेंजीन है, बेंजीन को पकड़ा तो बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है ना, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है ना, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए। और उसके पास लोन पेयर पाए गए, मिल गए, तो मैंने बोल देना कि वो प्लस आर है या फिर प्लस एम है, ठीक है। तो जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच था ना, यहाँ पे कौन अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। देख इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर भी तो होंगे। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास कितने, 2 कहीं ना कहीं क्या होंगे, लोन पेयर भी तो होंगे। और मैंने आपको बोला था बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है उसके पास अगर लोन पेयर पाया गया तो वो क्या हो जाएगा, अपना प्लस आर हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। और इसके पास लोन पेयर है क्या? यस सर, इसके पास 2 लोन पेयर हो गए, तो ये क्या हो गया, अपना प्लस आर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है? ये अटैच है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है, देखते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। इसके पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। तो टोटल होने चाहिए थे कितने? 8 होने चाहिए थे, ऑक्टेट होना चाहिए था ना। तो मतलब इसके पास एक लोन पेयर होगा, तो ये बना दिया मैंने लोन पेयर। तो इसके पास भी लोन पेयर पाया गया, मतलब ये क्या अपना प्लस आर है। तो आप समझ जाओगे कि प्लस आर कब होगा। प्लस आर कब होगा? बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच है ना, उसके पास अपना लोन पेयर होना चाहिए। बस अगर उसके पास लोन पेयर मिल गया ना, बोल देना कि ये तो प्लस आर है, ठीक है। बाकी माइनस आर कब होगा, देखते हैं। तो माइनस आर में देखो अपने को कैसे देखना है, जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है ना, उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन है यहाँ पे कि उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक तो लोन पेयर नहीं होना चाहिए और डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तब मैं बोलूंगा कि माइनस आर है या फिर माइनस एम है। अब ध्यान से देख, बेंजीन है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच कौन है? ये कार्बन है। इसके पास क्या लोन पेयर प्रेजेंट है? देखते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके तो ऑक्टेट पूरा है इसका, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो लोन पेयर थोड़ी होंगे।
तो इसके पास लोन पेयर नहीं है। और देख कार्बन डबल बॉन्ड से भी अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड से भी अटैच है, तो मैंने बोल दिया कि सर ये तो क्या होगा, माइनस आर होगा, माइनस आर होगा। दूसरा एग्जांपल देख, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है ये कार्बन अटैच है, इसके पास लोन पेयर भी नहीं है और डबल बॉन्ड से भी अटैच है, तो मैंने बोल दिया सर ये माइनस आर है। ठीक है, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है, इसको मैं खोल के लिखूं नाइट्रोबेंजीन को, तो ये ऐसे होता है, देखो एन डबल बॉन्ड ओ, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो देख ध्यान से, तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। तो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और इसके पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास, तो मैंने बोल दिया ये क्या होगा, माइनस आर। तो देख कॉमन सेंस की बात है, प्लस आर कब होगा, जब बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है उसके पास लोन पेयर मिल गया तो। ठीक है, और माइनस आर कब होगा, जब बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है ना उसके पास लोन पेयर नहीं मिलना चाहिए और डबल बॉन्ड से उसको अटैच होना चाहिए, दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, तब जाके बोलूंगा कि माइनस आर है, माइनस आर है। ठीक है, अब देख टोइलिन पे चेक कर, टोइलिन का फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, बहुत बार मैंने एग्जांपल करा दिया इसका। टोइलिन का, टोइलिन मतलब बेंजीन की खोपड़ी में CH3। अब इसमें चेक कर कि प्लस आर होगा या माइनस आर होगा, ध्यान से देख, इधर मैंने लिख दिया माइनस आर, इधर लिख दिया मैंने प्लस आर। ठीक है, अब ध्यान से देख, पहले मैं माइनस आर चेक कर, पहले मैं प्लस आर चेक करता हूँ, प्लस आर। ठीक है, तो बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है, कौन है डायरेक्टली अटैच, कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसके पास लोन पेयर होने चाहिए, तो देखते हैं इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड 7 बॉन्ड 8 बॉन्ड, बॉन्ड नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके पास तो ऑक्टेट पूरा है ना, मतलब इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये प्लस आर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसके पास लोन पेयर नहीं है। प्लस आर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास सर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है कार्बन के पास। ठीक है, अब माइनस आर चेक करते हैं। ठीक है, अब माइनस आर चेक करते हैं, तो इसके पास सर लोन पेयर नहीं है, ये तो हमने चेक कर लिया, और ना ही ये कार्बन डबल बॉन्ड से भी तो अटैच नहीं है मेरे भाई, ये तो डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, तो ये माइनस आर भी नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर भी प्रेजेंट, लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होने चाहिए थे, तो वो कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लोन पेयर तो नहीं है इसके पास, पर ये डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, और ये कंडीशन के कारण कहीं ना कहीं ये माइनस आर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो लोन पेयर नहीं होना चाहिए और डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो लोन पेयर तो नहीं था, तो वो तो सही है अपना, माइनस आर की कंडीशन फुलफिल हो रही है, पर दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी तो होना चाहिए था, डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब माइनस आर भी नहीं हो सकता, मतलब ये प्लस आर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, और ये माइनस आर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन के पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो ना तो ये प्लस आर है ना ये माइनस आर है, तो फिर ये है क्या, तो ध्यान से देखो, मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था, और उसमें मैंने ये आपको पढ़ाया था मेरे भाई, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं, सर 3 होते हैं, तो इसके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था कल। ठीक है, तो इसमें क्या शो होता है, प्लस एच, और प्लस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ये किनारे लगे हुए हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है, कार्बन से कम है, अगर यहाँ पे Cl लगे होते, तीनों Cl लगे होते, तो ये -H शो कर देता। अगर आपने हाइपर कंजुगेशन का लेक्चर देखा है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब देख, सबसे पहले होता है डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, अल्टरनेट मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा। ठीक है, अल्टरनेट, तो अल्टरनेट कौन कौन से रेजोनेंस होते हैं, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, तो ये सब अपने क्या होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए, अल्टरनेट। ठीक है, और 2 ऐसे होते हैं जो बगल बगल के कार्बन पे होने चाहिए, वो होते हैं अपने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, ये बगल बगल के कार्बन में पाए गए, तब मैं बोलूंगा कि रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार के रेजोनेंस हो गए, 7 प्रकार के। ठीक है, उनमें से 5 तो क्या होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए, और 2 क्या होने चाहिए, बगल बगल के कार्बन में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे पहला वाला क्या है, डबल बॉन्ड, तो दिखाता हूं मैं कैसे होगा ये, देख डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस है। देख डबल बॉन्ड
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसमें देख डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा है कौन सा, डबल बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये अल्टरनेट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड रेजोनेंस को कैसे पहचानूंगा, डबल बॉन्ड दिखे फिर सिंगल बॉन्ड दिखे फिर डबल बॉन्ड दिखे फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा जब अल्टरनेट आपको दिखेंगे ना डबल बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब दिखाता हूं आपको डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। देख ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और वहां पर क्या लगा हुआ, पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस। तो ये अल्टरनेट होना चाहिए, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और जिससे सिंगल बॉन्ड अटैच है उसके पास होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, और जिस पे सिंगल बॉन्ड अटैच है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस है ये। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिए। अब आता है डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस। देख डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल अल्टरनेट है ना, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, और जिस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड अटैच है उसके पास लगा हुआ है माइनस। वैसे ही देख डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड पे लगा हुआ है माइनस। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस। अब आता है डबल बॉन्ड लोन पेयर, सेम टू सेम यही देख, डबल बॉन्ड और लोन पेयर क्या हो, अल्टरनेट हो तो डबल बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल अल्टरनेट हो तो डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल रेजोनेंस हो जाएगा। अब मैंने लास्ट के दो आपको बताए थे कि बगल बगल के एलिमेंट्स में होने चाहिए, तो जैसे यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बगल में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो देख पॉजिटिव लोन पेयर बगल बगल में लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर रेजोनेंस। अब देख प्लस और माइनस भी देख बगल बगल के कार्बन पे लगे हुए हैं, तो मैं बोल दूंगा प्लस पॉजिटिव नेगेटिव रेजोनेंस। तो पॉजिटिव नेगेटिव रेजोनेंस और पॉजिटिव लोन पेयर रेजोनेंस ये क्या होते हैं, बगल बगल के कार्बन पे होते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी मैंने ऊपर 5 पढ़ा है वो क्या होते हैं, सारे अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया सारे। तो कभी आपको ऐसा दिखे इन साथ में भी कुछ चीज आपको दिखी ना कभी, तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि ये तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया। ठीक है, अब देख रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है कि देख जितने भी एटम्स और आयन जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं ना, हिस्सा ले रहे हैं, वो एक प्लेन में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 3D में चला गया, कोई ऊपर कोई अंदर घुस गया, सब एक प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। जितने भी पार्ट ले रहे हैं ना रेजोनेंस में, वो सारे बंदे एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, रेजोनेंस का पता कैसे लगेगा, कंडीशन क्या है इसकी कि जो ये 7 चीज मैंने आपको दिखाई उनमें से कोई भी मुझे दिख गया तो मैं बोल दूंगा रेजोनेंस है। ये भी लिख दिया मैंने, ये मैंने पढ़ा दिया। ये देख 7 में से कोई भी दिख गया तो मैं बोल दूंगा सर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। 7 में से मतलब जो मैंने आपको 7 कंडीशन बताई आपके ऊपर, डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट हो, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट हो, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल अल्टरनेट हो, डबल बॉन्ड लोन पेयर अल्टरनेट हो, तो रेजोनेंस होगा। ठीक है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज बगल बगल के एलिमेंट्स में हो, या फिर लोन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव या बगल बगल के एलिमेंट में हो, तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या हो रहा है, अपना रेजोनेंस हो रहा है। तो टोटल 7 प्रकार के होते हैं, और वो अगर मुझे दिखाई दिया उनमें से कोई भी तो मैं बोल दूंगा कि रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अब देख, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीख, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीख। जैसे ये क्या है, मेरे पास CO3-2 है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना तो मैं आपको कहाँ सिखाऊंगा, जब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप किसी का भी रेजोनेंस, किसी का भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बता सकते हो। जैसे ओजोन का ऊपर आया था तो ओजोन का स्ट्रक्चर बता सकते हो आप, किसी का भी स्ट्रक्चर 2 सेकंड में निकाल सकते हो खुद से। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका हाइब्रिडेशन निकालो ना, अगर तो कार्बन का कितना होता है 4, प्लस ऑक्सीजन का नहीं लेना पड़ता। ठीक है, अपन 2, पर -2 था तो +2 लेना पड़ा। ठीक है, इजिकल टू कितना हो गया, 6/2, और ये क्या होगा 3 में क्या आएगा sp2, और sp2 का क्या आता है, ट्राइगोनल प्लानर आता है। ठीक है, तो ये बना दिया ट्राइगोनल प्लानर। अब देख बीच में क्या लिखना होता है इसमें, सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, ये लिख दिया बीच में, और साइड एटम किनारे लिखने पड़ते हैं, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और सारे बॉन्ड क्या रखने होते हैं, मैंने आपको बोला था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। पर अगर माइनस चार्ज आ गया ना तो डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो देख 2 तो माइनस है, तो एक माइनस यहाँ पे आएगा, एक माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये जो बॉन्ड है ये सिंगल ही रहने वाले हैं, तो सिर्फ ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो CO3-2 का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, CO3-2 का। ठीक है, अब ध्यान से देख,
तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये यहाँ पे रेजोनेंट एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। अब देख, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देख, अब माइनस माइनस अगर मैं यहाँ पर कर दूं, माइनस माइनस में इनको दे दूं, तो अब डबल बॉन्ड इसको बना दूंगा मैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये था, ठीक है सर। अगर मैं डबल बॉन्ड इस वाले को बना दूं अब, और बाकी माइनस यहां लगा दूं, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपना क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये और एक ये अपने क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। 3 बना दिया मैंने, 3 बना दिया, ठीक है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। अगर मुझे रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना होता, तो कॉमन सेंस की बात है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड में क्या बनाते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बना दिया मैंने पार्शियल डबल बॉन्ड, ये बना दिया मैंने पार्शियल डबल बॉन्ड, ये बना दिया मैंने पार्शियल डबल बॉन्ड, और चार्ज को मैंने डाल दिया -2। -2 चार्ज भी तो था ना इसमें, तो मैंने चार्ज को -2 खोपड़ी में लगा दिया। तो ये मेरा बन गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड। मेरे को पता होना चाहिए रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। इसमें अपने को बॉन्ड कैसे बनाने होते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड बनाने होते हैं, ठीक है सर। और पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बीच की। सिंगल बॉन्ड की कितनी होती थी? 1.54। डबल बॉन्ड की कितनी होती थी? 1.34। इन दोनों का बीच का कितना? 1.39 आया था। किसका? पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया और इन्होंने मुझे बोला कि क्या बनाओ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना। ये प्लस चार्ज दिख रहा है, ठीक है। अब देख, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इधर चला जाएगा और वो प्लस चार्ज इसमें आ जाएगा। तो देख, डबल बॉन्ड इधर चला गया और प्लस चार्ज इधर आ गया, समझ में आ गया? तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब वापस देख, ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और वो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। तो देखिए ये बन गया, समझ में आ गया? तो इसके कितने बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। तो आप अच्छे से इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, ठीक है। तो नीट में क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, कोई आपको स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और बोलेंगे कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो खेल देख, अगर क्वेश्चन आया तुम्हारे पास कि कोई दे देगा आपको, पूछेगा उसमें कि इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, तो क्या आप बैठ के यहाँ पे ये गणित लगाते रहोगे क्या? ये लगाते रहोगे क्या? इसमें तो गलती होने की भी चांसेस है ना, ये थोड़ी लगाएंगे हम वहाँ पे। तो मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ निकाला है, एक ऐसा कंसेप्चुअल जुगाड़ निकाला है कि आप बिल्कुल देखते ही आंसर निकाल सकते हो। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराता हूँ। देख, जैसे कोई बेंजीन वाला स्ट्रक्चर आ गया, और उसमें आपको पूछे कि इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो आपको क्या करना है, जो इनकी दीवार है ना, उनको ऐसे लाइन खींच देनी है, वर्टिकल लाइंस खींच लेनी है। कितनी वर्टिकल लाइंस खींची सर आपने? 2 खींची। सर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे बेंजीन में। सर इसमें कितनी लाइन खींच सकता हूँ? सर 3 लाइन खींच सकता हूँ। सर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सर एंथ्रेसीन में कितनी खींच सकता हूँ? सर 4 खींच सकता हूँ। सर इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सर फिनेंथ्रीन में कितनी खींच सकता हूँ? सर 5 खींच सकता हूँ। सर इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। खेल खत्म हो गया अपना, ठीक है। तो कोई बेंजीन वाला स्ट्रक्चर आया तो अपने को कुछ गणित नहीं लगानी, हमको क्या करना है, जो ये दीवार है उनकी किनारे की, जो वर्टिकली ऊपर जा रही है, पैरेलल जा रही है ऊपर, उनको अपने को काउंट करना है कि कितनी है। जितनी वो होंगी ना, उतना ही अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माने जाएंगे, उतने ही वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करते हैं, ठीक है। तो ये अपना काम खत्म हो गया। तो ये तो रिंग वाला हुआ, मतलब बेंजीन रिंग वाला। और कोई सिंगल लाइन में आ गया ना, तो देख अपने को ये पकड़ना है। अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी किया था, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। तो इसमें कितने आंसर आया था? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए थे ना, ठीक है। तो अपने को नीट का पेपर सब्जेक्टिव तो नहीं है, वहां पे वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे आपको कि एक दे दिया हमने, अब इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, बना के बताओ। वो ऐसा तो नहीं देंगे, वहां पर तो आंसर हमारे आंखों के सामने होगा। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो देख, मैंने प्लस को पकड़ा, अब एक कार्बन छोड़ के अगले में डालना है। तो इसमें नहीं डालूंगा, इसमें डालूंगा, इसमें नहीं डालूंगा, इसमें डालूंगा। तो टोटल कितने जगह आ गया? 3 जगह आ गया। एक जगह पहले से था और 2 और जगह। सर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दूसरा देख, यहाँ पर तो पहले से है, यहाँ पर चला जाएगा। सर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे।
लोन पेयर को पकड़ा, यहाँ पर तो पहले से है, यहाँ पर चला जाएगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक अल्टरनेट करके जाएगा, ठीक है सर। माइनस चार्ज यहाँ पे पहले से है, यहाँ पर चला जाएगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है, एक एक सेकंड में करना है। अब मैं सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको कराता हूँ। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था नोमेनक्लेचर से पहले, जब मैं आपको कॉमन नेमिंग पढ़ा रहा था, फुरान फुरान फुरान, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, फुरान, ठीक है। तो इनमें सर ये कि बेंजीन बन रहा है क्या, इनमें बेंजीन तो नहीं है, ये बेंजीन थोड़ी है। अब देख जो ये ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, इसके पास लोन पेयर है क्या, देख इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो मतलब 2 लोन पेयर होंगे ना, टोटल 8 करने हैं, तो इसके पास 2 क्या अपने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है क्या, देखना है, देख डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और उसके ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है, मतलब लोन पेयर जो उसका है ना, वो अपना रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, ठीक है। अब देख जब अपने पास कोई बेंजीन वाली रिंग ना हो, बेंजीन वाली रिंग नहीं है ये, और जो यहाँ पे लोन पेयर लगा हुआ है वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा हो, तो अपने को काउंट क्या करना है, जितने कोपचे उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने कोपचे उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक कुपचा ये है, एक कुपचा ये है, एक कुपचा ये है, एक कुपचा ये, एक कुपचा ये, सर 5 है इसके पास, तो इसका बन जाएगा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देख इसके पास लोन पेयर हैं सर, सेम इसमें भी, इसको बोलते हैं थियोफिन, थियोफिन, ठीक है। तो कितने कोपचे, 5 कोपचे, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे सर, ठीक है। इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। तो जो इसमें प्लस चार्ज लगा हुआ है वो क्या रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, ले रहा है सर, देख डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो प्लस चार्ज लगा हुआ है ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो मैं फिर कैसे निकालूंगा, जितने कोपचे उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने सर, 1 2 3 4 5 6 7, सर इसको बोलते हैं अपन ट्रोपाइलियम कैटायन, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। अगला देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है, पर क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, अरे नहीं ले रहा मेरे भाई, नहीं ले रहा यहाँ पे, देख क्योंकि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर तो ये वाला रेजोनेंस चल रहा है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट वाला रेजोनेंस चल रहा है। लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्ट ही नहीं ले रहे, तो यहाँ पर अपने को वो काउंट नहीं करने के कितने कोपचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो बेंजीन वाला हो गया ना पूरा, तो बेंजीन में हम क्या देखते थे, 1 और 1 2, तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 बनेंगे। ये वाला जुगाड़ अपने को कब लगाना है, कि जो अपने पास प्लस चार्ज दे रखा हो, जो अपने पास लोन पेयर दे रखा हो, वो जब रेजोनेंस में पार्ट ले रहा हो तो, ठीक है। पर जो मैंने नीचे पाइरिडीन देखा ना, पाइरिडीन, उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जरूर था, पर वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो कौन सा रेजोनेंस चल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर थोड़ी पार्ट ले रहा है रेजोनेंस में, तो वहां पर अपने को दीवारें गिननी है, मतलब कितने वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। तो वो 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देख, अब कभी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कुछ लगा हुआ है, बेंजीन की खोपड़ी में कोई लगा हुआ है, ठीक है। तो तब अपन कैसे निकालते हैं, देख तो देख एक तो यहाँ पे लगा ही हुआ है, और एक एक काउंट करके एक एक छोड़ के हमको आगे बढ़ना है। तो इसको मैंने छोड़ा, यहाँ चला जाएगा, इसको छोड़ा, यहाँ चला जाएगा, इस कार्बन को छोड़ा, यहाँ चला जाएगा, और फिर वापस कहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ चला जाएगा, एक कार्बन छोड़ के आगे जाएगा वो, ठीक है। तो टोटल जब तक चलाते रहना है इसको खेल, जब तक जहां से निकला था वहां पर वापस ना आ जाए, ठीक है। जहां से निकला था तो यहां से निकाला था ना हमने पहले, जहां पे कार्बन के पास माइनस लगा हुआ है, माइनस जहां पे पहली बार लगा हुआ है वहां पे अपन पहली बार काउंट करेंगे, और जब दोबारा वहीं पे आ जाए ना घूम के, तो वापस से उसको काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, देख 1 2 3 4, और फिर वापस से आएगा ना यहाँ पे 5, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब जैसे ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हालांकि अपने को क्या यूज करना था, अपने को वही वाला यूज करना था कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, तो जितने कोपचे हैं ना उतना आंसर आ जाता। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाता, 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते, और यहाँ पर ये अपने को यूज नहीं करना, ठीक है। अपन देख यहाँ पर तो पहले से है एक, फिर एक छोड़ के यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, फिर एक छोड़ के यहाँ पर चला जाएगा, फिर एक छोड़ के यहाँ पर चला जाएगा, फिर एक छोड़ के यहाँ पर चला जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आ जाएगा, एक छोड़ के जाता है ना, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे अपने,
6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है एक छोड़ के जाता है और तब तक चलाते रहना है जब तक वहीं पे वापस ना आ जाए। और जहां से स्टार्ट किया था और वापस वहीं पे आ गया तो वो 2 काउंट होंगे ना, जैसे ये देख 2 काउंट हो गए, यहाँ पर भी देख 2 काउंट हो गए, क्योंकि वापस से वहीं पे आया वो। ठीक है, तो उनको 2 काउंट करना होता है। ये तब तक चलाना होता है जब तक वापस वहीं पे ना आ जाए, और एक छोड़ के चलाना होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो टोटल कितने बन गए? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इसके। अब इसके बात करें, बेंजीन की खोपड़ी में कोई लगा हुआ है, ये लोन पेयर लगा हुआ है, तो एक तो यहीं पे है, फिर दूसरा ये चला जाएगा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे चला जाएगा, चौथा यहाँ पे चला जाएगा और पांचवा वापस वहीं पे आ जाएगा। तो इसमें कितने बनेंगे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, इसकी बात करें, एक तो यहीं पे है प्लस, अब एक बार प्लस यहाँ चला जाएगा, एक बार प्लस यहाँ चला जाएगा, एक बार प्लस यहाँ चला जाएगा और एक बार फिर वापस वहां जाएगा। ये मैं कैसे चला रहा हूँ? एक कार्बन छोड़ के चला रहा हूँ मेरे भाई। एक कार्बन देख यहाँ पर था, पहले यहाँ पर था ना, अब देख मैंने यहाँ पर नहीं भेजा, यहाँ पर भेजा, यहाँ पर नहीं भेजा, यहाँ पर भेजा, यहाँ पर नहीं भेजा, यहाँ पर भेजा, यहाँ पर नहीं भेजा, यहाँ पर भेजा। एक कार्बन छोड़ के चलाना है। ठीक है, तो इसमें भी कितने बन गए? 3 और 2 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें, सर इसमें तो ना तो प्लस चार्ज है, ना लोन पेयर है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना फ्री रेडिकल है, तो इसमें तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो क्या डबल बॉन्ड को भेजेंगे क्या हम? नहीं। तो देख यहाँ पे क्या करना है अपने को, डबल बॉन्ड को फेंकना पड़ता है। अब डबल बॉन्ड को मैं इधर भी फेंक सकता हूँ और इधर भी फेंक सकता हूँ। तो याद रखना, डबल बॉन्ड को उधर फेंकना है जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है। तो देख उधर साइड ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? कार्बन से। तो मैं उधर ही फेंकूंगा इसको। ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ फेंकूंगा, और जिधर फेंकूंगा उधर नेगेटिव हो जाएगा ना, पीछे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो प्लस आ गया। अब मेरा क्वेश्चन वैसे ही बन गया, प्लस एक बार यहाँ पे है, अब यहाँ पर चला जाएगा, फिर यहाँ पर चला जाएगा, फिर यहाँ पर चला जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देख, अब ये एनसीईआरटी में दे रखा है एनिलीन का, सिंपल है, इसको पकड़ा मैंने, तो एक यहाँ पे रहेगा, एक दोबारा यहाँ पे चला जाएगा, तीबारा यहाँ पे, फिर चौथा, फिर पांचवा वहीं पे। तो कितने बन जाएंगे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इसकी बात करें तो देख, इसको इधर फेंकना पड़ेगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। कितने बन जाएंगे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने बन जाएंगे। ठीक है, अपना समझ में आ गया? समझ में आ गया अपने को, ये अपने को समझ में आ गया। अब ध्यान से देख, एनसीईआरटी में एक और दे रखा है, ये है अपना एसीटेट आयन, ये है अपना एसीटेट आयन। इनको अगर मैं खोल के लिखूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और O-, तो इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पर O से O में ही जाता है, यहाँ पर O से O में ही जाता है। ये अपनी लाइन चुनी, तो एक बार कहां पर है? यहाँ पर है, दूसरी बार कहाँ चला जाएगा? एक छोड़ के फिर यहाँ चला जाएगा। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनते हैं। एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब देख, एक ध्यान में रखना, इसको याद रखना, CO2 का कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। बस एक याद रखना CO2 का, बाकी आपको सारे जुगाड़ से निकालने हैं। एक CO2 का याद रख लेना, CO2 में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कोई पूछे अगर तो उसको बोलना कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने निकालना सीख लिया। ठीक है, और कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बिना पेन लगाए हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल अच्छे कंसेप्चुअल जुगाड़ दे दिए कि आप बिना पेन लगाए हुए निकाल सकते हो कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है, अब देख, अब मेरे पास मान लो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो वो वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसका पहला कंसेप्ट है कि जो न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज्ड वन से। ठीक है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख, इसमें कोई चार्ज नहीं है ए वाले में, और बी वाले में देख चार्ज है। ठीक है, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। सिंपल, समझ में आ गया? ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट क्या था कि जो न्यूट्रल वाला होता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज्ड वाले से। अब बी वाला देख क्या है, जैसे यहाँ पे ए और ये बी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, बी वाला जो कंसेप्ट है वो अपना क्या है? दूसरा कंसेप्ट, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। पाई बॉन्ड अगर ज्यादा मिल गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो देख, ए वाले में पाई बॉन्ड ज्यादा है, क्योंकि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है ना। ठीक है, यहाँ तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ए की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बी से ज्यादा हो जाएगी।
और जो पहला कंसेप्ट था उससे भी मैं इसको निकाल सकता हूँ। देख ए जो होता है ना वो न्यूट्रल है यहाँ पे, और बी क्या है, चार्ज्ड है। तो मेरे को पता है सर न्यूट्रल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज्ड से, तो वापस से ए इज ग्रेटर देन बी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट से ये वाला आ सकता था। ठीक है, अब तीसरा देख क्या होगा, तीसरा देख क्या हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज फेवर होता है, फेवर करता है। मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी खोपड़ी में अगर नेगेटिव चार्ज बैठा है ना तो ये अच्छी बात है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा वाले एलिमेंट्स कौन कौन आते हैं, जनरली ये आते हैं। अगर तुमने ये तीन भी ध्यान रखते हो ना तो इसी में क्वेश्चन आएगा अपना। ठीक है, अब ध्यान से देख, ए और बी है। ठीक है, अब देख नेगेटिव यहाँ पे किस में बैठा हुआ है, ऑक्सीजन में बैठा हुआ है, और यहाँ पर नेगेटिव किस में बैठा हुआ है, कार्बन पे बैठा हुआ है। अरे मेरे भाई नेगेटिव होना किस पे चाहिए, ऑक्सीजन पे होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीजन पे होना चाहिए ना कि कार्बन पे। कार्बन पे तो पॉजिटिव आएगा ना। ठीक है, चौथा देख, अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर्स आ गए जिनमें प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो ध्यान रखना प्लस और माइनस जितने पास, प्लस और माइनस जितने पास उतनी ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देख जैसे यहाँ पे देख प्लस और माइनस पास पास हैं, प्लस और माइनस दूर दूर हैं, तो मतलब बी इज ग्रेटर देन सी। समझ में आ गया। और ए को, और ए की सबसे ज्यादा है क्योंकि क्योंकि ए तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल तो सबसे ज्यादा होता ही है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देख, मैंने आपको बताया कि एक प्लस हो एक माइनस हो, मतलब ये अनलाइक चार्जेस हैं तो ये इनका पास पास होना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। पर अगर कोई लाइक चार्जेस हो जाते जैसे प्लस प्लस होते या फिर माइनस माइनस होते, ठीक है, तो उनको जितना दूर होंगे ना वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया। अनलाइक चार्जेस होंगे तो पास पास ज्यादा स्टेबल, और लाइक चार्ज होंगे तो जितने दूर उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो लाइक चार्जेस का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, देखना है बस कि जितना दूर होगा ना माइनस माइनस चार्ज या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस जितने दूर होंगे उतनी ज्यादा अपनी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। और अनलाइक चार्जेस आएंगे क्वेश्चन, तो अनलाइक चार्जेस जितने पास उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8.17 ये है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अब देख ए वाला क्या है, पूरा न्यूट्रल है, तो ए की तो सबसे ज्यादा होगी सही। और बी और सी में देखो, देख नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में, ओहो बहुत बढ़िया बात, तो बी इज ग्रेटर देन सी होगा, तो आंसर ये होगा। यहाँ पर देख कितनी गंदी बात कर रखी है कि ऑक्सीजन की खोपड़ी में प्लस लगा दिया उन्होंने, कितनी गंदी बात है। अरे मेरे भाई ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस लगाओ ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके खोपड़ी में माइनस फेवर करेगा ना, तभी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये था अपना रेजोनेंस का लेक्चर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा पूरे लेक्चर को, और कहीं पे भी आपको रॉकेट साइंस नहीं लगी होगी, सारा बिल्कुल स्मूथली आपको समझ में आ गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।